Hello everyone, once again very warm welcome in my video. I am Dhananjay from Dhananjay Classes अलीगढ़। जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि मेरा डिस्कशन चल रहा है आजकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकर, और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ एक रिलेशन। मैंने इलेक्ट्रोड विभव का साम्य स्थिरांक के साथ एक रिलेशन डेवलप किया था, एक डेरिवेशन किया था। उम्मीद है आप लोगों ने उस डेरिवेशन को सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। आप लोगों के रेगुलर कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे सुझाव देते हैं। तो आइए उन्हीं कमेंट्स और सुझाव के आधार पर एक कॉमन सुझाव आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूं। और वो कॉमन सुझाव था, सर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, आखिरकार इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज आपके इन डिस्कशन को भी कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे माय डियर्स वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। तो उम्मीद है आज का मकसद आप सब मेरे व्यूअर्स को क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, ये जरूर आप जानना चाहेंगे। तो माय डियर्स, इंग्लिश में कहा जाता है इसे इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा आज इस वीडियो के माध्यम से हम किस चीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस आर्टिकल पर आगे बढ़ें, पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। एक वर्ड होता है हमारे यहां इलेक्ट्रोलाइट। तो आइए पहले इस वर्ड को क्लियर करते हैं। वैद्युत अपघट्य क्या होता है सर? ये इंग्लिश में इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर अपने आयनों में स्वतः सेल्फ डिसएसोसिएट विभक्त हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उम्मीद है अब आप लोग 12th क्लास को डिस्कस कर रहे हैं और 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट के पास इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉलेज होती है। फिर भी मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए बताया है कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उम्मीद है क्लियर होंगे। तो इस परिभाषा को हमने इसलिए शामिल किया क्योंकि अब इस कंपाउंड का हम यूज करेंगे। यानी जब हम वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें विद्युत अपघट्य की नॉलेज होना जरूरी है। तो उम्मीद है विद्युत अपघट्य की नॉलेज हो गई है। जल्दी से एक सेल डिजाइन कर लेते हैं, एक सेल। तो आइए मेरे साथ, मेरे रेगुलर व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तक डायग्राम डिजाइन नहीं होता कंसेप्ट समझने में आती नहीं माय डियर। तो कंसेप्ट को बहुत अच्छा समझने का यदि आपका मकसद है तो आपको इन डायग्राम्स पर इक्वली अपनी पकड़ बनानी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के अंदर इन डायग्राम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इन डायग्राम को अपने रफ कॉपी पर लगातार प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि जितनी बार आप डायग्राम को
डिजाइन करेंगे रफ पेपर पर, उतना ज्यादा आपका हैंड स्मूथ होता चला जाएगा कंसेप्ट पर। तो आइए अब इसमें हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड्स ऐड कर दिए हमने इसमें। पेशेंस रखिएगा जब तक डायग्राम डिजाइन कर रहा हूं, क्योंकि डायग्राम जब तक डिजाइन नहीं होगा तब तक मेरे और आपके लिए, दोनों के लिए कंसेप्ट को बिल्डअप करना काफी टफ हो जाता है। ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। पहला सवाल ये बनता है, सर ये इलेक्ट्रोड्स आपने किसके लिए हैं? ग्रेफाइट ले सकते हैं या प्लेटिनम ले सकते हैं, आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से जानते होंगे ये 2 पैरेलल लाइंस, जिसमें से एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, एक इंडिकेट करती है हमारे नेगेटिव पोल के लिए और एक इंडिकेट करती है हमें पॉजिटिव पोल के लिए। उम्मीद है आप मेरे सारे व्यूअर्स इस बेसिक नॉलेज को जानते होंगे, और यदि नहीं भी जानते हैं तो कोई नहीं, मैं आपके लिए यहां बिल्कुल तैयार हूं कि आखिर किस लाइन का क्या मतलब है। ये जो बड़ी वाली लाइन देख रहे हैं आप, ये हमेशा पॉजिटिव पोल को एक्सप्लेन करती है, और जो छोटी वाली लाइन है ये हमेशा नेगेटिव पोल को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो 2 पैरेलल लाइंस हैं ये बैटरी को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। तो वापस लिख देता हूं जिससे आप लोगों के लिए ये कन्वीनियंस हो जाए कि ये हमारे यहां पॉजिटिव पोल है और ये हमारा नेगेटिव है। और पॉजिटिव को आप अच्छे से जानते हैं माय डियर, हमेशा एनोड कहते हैं, और नेगेटिव को हमेशा कैथोड कहते हैं। ये आपकी नॉलेज में है। अब आप कहेंगे सर ये जो आपने एपरेटस लिया है ये किसका बना है? ये जनरली या तो ग्लास का बना होता है या एस्बेस्टस का। ग्लास का यानी कि या तो ये कांच का बना होगा या एस्बेस्टस का। अब आप कहेंगे सर ये एस्बेस्टस क्या होता है? अ स्पेशल काइंड ऑफ मिनरल, ये एक विशेष प्रकार का खनिज है। उम्मीद है आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में इसको अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एपरेटस डिजाइन हुआ, यानी कि हमने जो एक पॉट लिया है वो ग्लास या एस्बेस्टस का होना चाहिए। जो हमने इलेक्ट्रोड लगाए हैं वो इलेक्ट्रोड या तो ग्रेफाइट के होने चाहिए या प्लेटिनम जैसी किसी लीस्ट रिएक्टिव मेटल के होने चाहिए। चलिए इसको लिख भी देते हैं जिससे याद रहे। हम ये हमने लिया है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, इज दैट क्लियर? और अब हम इसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का या तो एक्वस सॉल्यूशन फिल करेंगे। सुनिएगा क्या कह रहा हूं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का या तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मींस जलीय विलयन लेंगे या उसकी मॉल्टन फॉर्म लेंगे। मॉल्टन मतलब गलित अवस्था। वापस मेरे वर्ड्स पर जाइएगा माय डियर्स। हम जब किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फिल करते हैं तो वो 2 में से किसी एक फॉर्म का होना चाहिए। या तो उस विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन हो यानी द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो, या उस विद्युत अपघट्य की गलित अवस्था हो यानी मॉल्टन फॉर्म ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों में से ही कोई एक फॉर्म आपको लेना होगा यदि आप इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिफाइन करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए हम उसको भी अब जल्दी से इसमें भर देते हैं। और माय डियर, हमने इस सॉल्यूशन को इसमें भर दिया। अब सपोज आप जानना चाहेंगे सर आपने इसमें क्या भरा? हमने इसमें भर दिया है HCl, वो भी कौन सा? एक्वस। हमने इसमें एक्वस HCl भर दिया। क्लियर है? अब ये हमारा पूरा एपरेटस तैयार है। तो जिन बॉयज और गर्ल्स को पहले ये समझना था सर व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो बधाई हो,
ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिजाइन हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर हैं, इसे हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। पहले तो वो लोग सुने कि हमने क्या बना दिया। यदि किसी ने पूछा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आप क्या समझते हैं, तो बस आपको इतना बनाना और लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन हमारा मकसद केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं, हमारा मकसद वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस को भी समझना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इस बैटरी के माध्यम से इन इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और वो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होगी, डीसी करंट। बी रिमेंबर, डायरेक्ट करंट होता है, ऑल्टरनेट करंट नहीं है। ये वो करंट नहीं है जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आया हुआ है, वो एसी करंट होता है जिसे हम ऑल्टरनेट करंट कहते हैं। उम्मीद है आप केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के भी स्टूडेंट हैं, तो आपको ये नॉलेज है। तो फिलहाल अपना एक लेक्चरर होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि आपको बताऊं कि इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर हमने जो इलेक्ट्रिसिटी पास की है, दैट इज डीसी करंट एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द बैटरी। ये बैटरी से आ रही है। चलिए अब क्या होगा, ऐसा करने पर जो HCl है वो क्या होगा, आयोनाइज होगा। तो आइए क्या देखेंगे अब हम, जो HCl है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य होने के कारण इन एक्वस सॉल्यूशन इट विल डिसएसोसिएट टू फॉर्म टू प्रोडक्ट H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिसएसोसिएट, वियोजित हो जाएगा। क्लियर है माय डियर? आगे चलते हैं। Having the negative charge, chlorine will decompose, माफी चाहूंगा, chlorine will migrate, कलेक्ट होगी, इकट्ठी होगी, कहां पर, ऑन एनोड। एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन जाएगी। क्यों? क्योंकि अच्छे से जानते हैं आप, एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और नेगेटिव होने के कारण क्लोरीन पॉजिटिव के पास जाएगी, और यहां जाने के बाद क्लोरीन बनाएगी और एक इलेक्ट्रॉन देगी। और जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो हमेशा प्रोसेस होती है माय डियर अच्छे से जानते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्यों कहा है हमने इसे, क्योंकि यहां क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और यह रिएक्शन जहां पर क्लोरीन एनोड पर पहुंची और क्लोरीन के रूप में लिबरेट हुई। लेकिन अच्छे से जानते हैं आप, ये क्लोरीन कभी Cl फॉर्म में एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, क्योंकि ये इसकी एटॉमिक फॉर्म है, और ये हमेशा मिलती है मॉलिक्यूल फॉर्म में। तो ये क्या करती है, ये क्लोरीन एक और अपने ही इसी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाती है, यानी कि Cl प्लस Cl मिलकर बना देती हैं Cl2। इज दैट क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सा भी इसके साइज को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी स्पेस की नीड है माय डियर। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, जो एनोड पर हुई, सबसे पहले रिएक्शन हुई कि क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन एटम फॉर्म किया। बी रिमेंबर, एटम फॉर्म किया, और इस रिएक्शन को मेरी केमिस्ट्री में कहा जाता है माय डियर, याद रखिएगा, प्राथमिक अभिक्रिया। और जो मेरे CBSE ICSE वाले स्टूडेंट हैं, इसे हम कहते हैं प्राइमरी रिएक्शन, जो एनोड पर हुई। और ये जो एनोड पर क्लोरीन आई एटम फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, तो वन एटम ऑफ क्लोरीन एंड द सेकेंड एटम ऑफ क्लोरीन विल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल। और
आपने देखा, अब ये क्या बन गया? क्लोरीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब अणु। ये अणु बन गया हमारा। क्यों बना अणु? क्योंकि क्लोरीन कैन नॉट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म इन नेचर, इन एटमॉस्फेयर। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, it react with the another chlorine atom to form chlorine molecule. My dear, this is the secondary reaction of anode. Be remember, first reaction क्या थी? First reaction में क्लोरीन आयन जो after the disassociation of HCl हमें gain हुआ था, वो एनोड पर गया having negative charge on it and will lose its electron to form atom. Atom बन गया. This is the oxidation process and this is the first reaction that is going to take place on anode. So it is known as the primary reaction of anode. But chlorine cannot exist in free state or in atomic state. So another chlorine of same anode will react to each other to form chlorine molecule. And that is the most stable form of chlorine. और यहां पर दो क्लोरीन आपस में मिलकर, अब आप कहेंगे सर दूसरी क्लोरीन कहां से लाए? तो माय डियर, केवल एक ही HCl का मॉलिक्यूल थोड़ी लिया है आपने तो बहुत सारा HCl सॉल्यूशन लिया है ना। तो पहले मॉलिक्यूल से एक क्लोरीन मिल गई, दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी। द लॉट्स ऑफ क्लोरीन आयन विल इवॉल्व आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस। इज दैट क्लियर? इस प्रकार दूसरी क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देगी और यह रिएक्शन कहलाती है इस एनोड पर होने वाली सेकेंडरी रिएक्शन। यानी कि इसको हम कहते हैं द्वितीयक अभिक्रिया, या इंग्लिश वाले जो मेरे बॉयज और गर्ल्स हैं, सेकेंडरी रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर होने वाली प्राइमरी रिएक्शन और सेकेंडरी रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है। प्राइमरी रिएक्शन हमेशा फर्स्ट रिएक्शन होगी जो ड्यू टू द अपोजिट चार्ज होगी, और सेकेंडरी रिएक्शन उस प्राइमरी रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि इन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देयर इज सेकेंडरी रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि हर बार विद्युत अपघटन की क्रिया में सेकेंडरी रिएक्शन हो। यदि बनने वाला कोई एटम इस प्रकार का है कि वो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, तब उसी जैसे एटम उसी एनोड अथवा कैथोड पर कलेक्ट होंगे और अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए एक सेकेंडरी प्रोडक्ट, एक द्वितीयक उत्पाद बना देंगे। समझ गए आप मेरी बात को? आगे चलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अभी थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद स्पेस थोड़ी सी कम हो रही है, जिससे हम इस आर्टिकल को ज्यादा खूबसूरती के साथ समझ पाए। माय डियर, I hope so. It is clearly visible to all of you. चलिए, ठीक है। और यदि अब भी क्लियरली विजिबल नहीं है तो I have another method to produce little more space for your convenience. So I think now we have enough space for the cathode reaction. And now come with me. हम बात करने जा रहे हैं व्हाट हैपेंड विद कैथोड। कैथोड पर क्या हुआ? एंड यू नो वेरी वेल, कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो आइए सबसे पहले यहां नेगेटिव लिख लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। नेगेटिव हो गया है और पॉजिटिव आयन विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड। तो यहां पर H क्या करेंगे? H विल कम, H positive, and they will accept one electron from cathode to form H atom. And what you are getting here, my dear, H atom का मतलब होता है
एच एटम का मतलब होता है प्रोसेस कौन सी हो गई है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की, यानी कि ये प्रोसेस हो गई माय डियर रिडक्शन, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे हम अपचयन। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स इस बात को जानते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप मेरे चैनल धनंजय क्लासेस से जुड़े हुए हैं और लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। तो उम्मीद है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अब मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है। ठीक है, अब ये कौन सी हो गई, इसकी द्वितीयक रिएक्शन हो गई, सॉरी प्राथमिक रिएक्शन हो गई माय डियर, यानी कि सबसे पहले होने वाली रिएक्शन प्राथमिक अभिक्रिया, जो सबसे पहले हुई एनोड पर। उम्मीद है इंग्लिश आप जानते हैं इसकी। अब क्या होगा, ये H एटम, और H कभी नेचर में, एटमॉस्फेयर में एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलती, ऑलवेज इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ H2 मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई द वन H एटम एंड द सेकेंड H एटम of the same cathode will react to form H2, and that is the molecule. ये मॉलिक्यूल क्यों बनाया, क्योंकि नेचर में हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस माय डियर पॉसिबल ही नहीं है एटॉमिक फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जीएन लुइस और कोसेल ने 1916 में इस बात को डिफाइन कर दिया था, किस बात को, दैट एवरी एटम हैज ए टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट to get the inert gas structure electronic arrangement। आप अच्छे से जानते हैं 1916 में जीएन लुइस और कोसेल ने इस बात को बहुत अच्छे से बताया था कि प्रत्येक एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 या फर्स्ट शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है। क्यों, क्योंकि वो चाहता है इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट गेन करना। इज दैट क्लियर? तो यहां ऐसा ही हुआ, मॉलिक्यूल बन गया, और ये मॉलिक्यूल हो गई अब इसकी द्वितीयक अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बता चुका हूं, सेकेंडरी रिएक्शन। तो कई बार मुझसे बॉयज और गर्ल्स पूछते हैं, सर इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम ये नहीं समझ पाते सर विच वन इज द प्राइमरी रिएक्शन एंड विच वन इज द सेकेंडरी रिएक्शन। ये सर इलेक्ट्रोड पर होने वाली प्राथमिक और द्वितीयक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। उम्मीद करता हूं अब आप सीख गए होंगे कि व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिएक्शंस ऑन कैथोड एंड एनोड। तो माय डियर, अब यदि इस कैलकुलेशन को समझूं, इन रिएक्शंस को समझूं और इस डायग्राम पर आ जाऊं, देन व्हाट वी विल गेट when we are passing electricity in this electrolytic cell by the help of graphite electrode. So my dear, HCl will dissociate in by forming or to form H positive and Cl negative ion, and this HCl यानी H ion and Cl ion will go like that. So come with me, मुझे सुनना और समझना। पॉजिटिव, अब पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है, नेगेटिव, यानी कि Cl विल गो लाइक दैट, एंड सेकेंड हैंड आते हैं H ion विल गो लाइक दैट। तो यदि आप गौर से देखें इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दैट्स वाई in the electrolysis there is a non self redox reaction। non self का मतलब स्वतः नहीं होती है। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है इसके लिए हमने बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पास की है। सो इट इज नॉट अ सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज अ नॉन सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा, कई बार हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करते हैं तो हमसे पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक
प्रोसेस के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, नन ऑफ दीज, देन योर ऑप्शन विल बी सी, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन भी हुआ है, क्लियर हाईलाइट करता हूं जिससे आप लोग समझ सकें, यहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहां माय डियर रिडक्शन भी हो रहा है, और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो आपकी नॉलेज मुझसे ज्यादा है। अब आप तुरंत समझ गए, मैं लिखने वाला हूं रिडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में भी माय डियर रिडॉक्स ही कहते हैं इसे। इज दैट क्लियर? तो एक और इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब देखिए हमने कितनी बात सीखी। फर्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, हमने सीख लिया। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर अपने आयनों में विभक्त हो जाएं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर हमने सीखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज मेड अप ऑफ आइदर द ग्लास और द बेकेलाइट, and there are the two electrodes, either the graphite or any non-reactive metal or the least reactive metal। और हम उसके अंदर क्या फिल करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की या तो मॉल्टन फॉर्म यानी गलित अवस्था, या उसकी एक्वस सॉल्यूशन यानी कि उसकी जलीय अवस्था, और उसके बाद उसका संबंध हम एक बैटरी से कर देते हैं। एक को हम एनोड और एक को कैथोड बनाकर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। अब यहां माय डियर एक ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको डिलीवर करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा सा लगेगा और आप आईआईटी और नीट लेवल के एग्जाम्स को बहुत स्मूथली सॉल्व कर पाएंगे। वो क्या है, इसे नोट करके लिखूंगा, ज्यादा आनंद आएगा आपको मेरी इस बात से। यानी इन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन की क्रिया में कभी भी विद्युत का व्यय वैद्युत अपघट्य को आयनित करने में नहीं होता है। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड दैट इफ वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और द मॉल्टन सॉल्यूशन ऑफ मॉल्टन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंज्यूम नहीं होती है। सवाल, क्यों सर, क्यों? जब हम उसमें किसी में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो सर इलेक्ट्रिसिटी तो उसके अंदर यूज होगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की तो खासियत है वो सेल्फली अपने आयनों में डिसएसोसिएट हो जाते हैं, तो जो काम स्वतः हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब आप कहेंगे तो सर फिर हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास की ही क्यों थी? तो उसका आंसर है, अब जब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिल गए थे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिल गए थे, तो इन आयंस को अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कराने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत थी। मेरी बात समझ रहे नहीं? तो इन इलेक्ट्रोड्स को, सॉरी, इन आयंस को इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कराने के लिए हमने इसमें विद्युत धारा पास की। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है, तो डोंट से लाइक दैट कि इसका उपयोग विद्युत अपघट्य को उसके आयनों में तोड़ना है, नहीं, बल्कि विद्युत अपघटन की क्रिया में विद्युत धारा जो प्रवाहित की जाती है उसका मकसद उन आयनों को अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कराना है, गति कराना है। इज दैट क्लियर? तो माय डियर, उम्मीद करता हूं अब ये आपको चार्ट, ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई होंगी। अब आपको विद्युत अपघटन भी समझ में आ गया होगा और आपको विद्युत अपघट्य भी समझ में आ गया होगा, एंड द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपने जो मुझे सुझाव दिए थे और मुझसे कमेंट में कहा था कि सर विद्युत अपघटनी सेल
मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्लीज समझा दो। मैंने प्रयास किया है और आखिरी में वही कहूंगा। अब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा बताए किसी आर्टिकल से आप अभी सहमत नहीं हैं, समझ नहीं पाए हैं, मुझे कमेंट करिए अब मेरे वीडियो के नीचे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके आंसर्स देने की और अगले वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए हर क्वेश्चन के जवाब को देने की। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।